Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we are going to start the part second of our series of questions that are important for B and C certificate, in which we are going to discuss the important questions as well as the important topic from weapon training chapter. So firstly, we are starting with the parts of different rifles as well as their characteristics like length, width, magazine capacity, muzzle velocity, etc. So in this part, we are going to discuss about four rifles, that is rifle 0.22 number 2 Mach 4, rifle 0.22 deluxe, 7.62 mm SLR. SLR stand for self-loading rifle, and LMG, that is light machine gun. So we are going to talk about these four rifles. Firstly, I am discussing about the rifle 0.22 number second Mach 4. So the length of rifle is 45 inches. The weight is 8 lbs, and lbs basically stand for pound mass, or we can simply say pound. जो हमारी वेट मेजरमेंट की यूनिट होती है, तो lbs को हम क्या बोलेंगे, पाउंड. एंड 10.5 OZ. OZ stand for ounce. So the weight of rifle 0.22 Mach 4 is 8 lbs and 10.5 ounce. The third is magazine capacity. So the magazine capacity of 0.22 MK4 rifle is 10 round. The muzzle velocity, मतलब जिस velocity से हमारी bullet fire होती है by 0.22 MK4 rifle, that is 2700 per second. Grooves in the barrel. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि grooves क्या होता है. तो आपने देखा होगा, दिस इज योर बैरल. बैरल में जो ये वाला आपका पार्ट होता है, दिस इज द ग्रूव. ठीक है, तो हम लोग ग्रूव इसी को बोलते हैं. आपका टोटल पूरा बैरल हो गया. बैरल में जो भी आपका ये पैटर्न होता है, जो डाउन वाला पार्ट है, दिस इज योर ग्रूव. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट व्हाट एक्चुअली ग्रूव इज. ग्रूव आपका ये जो डाउनवर्ड पार्ट है, यही आपका क्या है, ग्रूव. So now we are moving forward. The groove in the barrel of 0.22 Mach 4 rifle is 0.6. ठीक है, groove कितना होता है इसमें, 0.6. The effective range of 0.22 rifle is 25 yard. The maximum range of 0.22 rifle Mach 4 is 1700 yard at 33 angle. तो इस चीज़ को आप स्पेसिफिकली याद कर लो कि इसमें जो इफेक्टिव रेंज होती है वो तो 25 यार्ड होती है, मगर जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 1700 यार्ड होती है एट 33 एंगल. कैलिबर की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलिबर होता क्या है. कैलिबर आपका इंटरनल डायामीटर होता है या फिर बोर ऑफ ए गन बैरल. जो भी आपका बैरल का डायामीटर है उसको हम कैलिबर बोलते हैं. तो 0.22 Mach 4 राइफल का आपका कैलिबर कितना है, डेट इज 0.22. ठीक है, 0.22 का 0.22 ही है. एम्यूनिशन किसे बोलते हैं, अ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ बुलेट और शेल. जितना भी आपका क्वांटिटी ऑफ बुलेट उसमें आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्यूनिशन, और वो भी कितना होता है इसका, 0.22. सो इट इज़ वेरी इजी. अगर आपका 0.22 राइफल है तो आपका एम्यूनिशन एंड कैलिबर दोनों ही 0.22 होगा, और अगर आपकी राइफल 7.62 है तो आपका एम्यूनिशन एंड कैलिबर ये भी 7.62 ही होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ फायर. तो रेट ऑफ फायर अगर हम नॉर्मल रेट की बात करें मैक 4 से, तो वो कितना होता है, 5 राउंड पर मिनट. ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट है PM, दिस स्टैंड फॉर पर मिनट. सो द PM इज पर मिनट. ऑल्सो द रैपिड रेट ऑफ फायर इज 10 to 15 राउंड्स पर मिनट. तो आपका नॉर्मल रेट हो गया 5 राउंड पर मिनट, और आपका रैपिड रेट मतलब कितना फास्ट आप कर सकते हो, डेट इज 10 to 15 राउंड्स पर मिनट. तो ये तो हमने बात की मैक 4 0.22 राइफल की. अब हम लोग बात करते हैं राइफल 0.22 डीलक्स, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है.
तो 0.22 डीलक्स की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है 43 इंचेस। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनका वेट और इनकी लेंथ वेरी करती है। ऑल्सो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में इनका लेंथ बताया था विथ बोनट, तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा बिकॉज दे विल आस्क यू मेनी टाइम इन प्रैक्टिकल एज वेल दैट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 0.22 डीलक्स राइफल विद बोनट एंड विदाउट बोनट। सो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो प्रॉपरली। आपको ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। कम से कम आपको 0.22 के दोनों राइफल प्लस SLR और LMG तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये चारों राइफल आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वेट होता है आपका डीलक्स राइफल का 6 LBS। अगेन LBS हम किसको बोलेंगे, पाउंड। ये एक मेजरिंग यूनिट है आपकी वेट की। और 2 OZ का मतलब क्या होता है, आउंस। तो इसका वेट कितना हो गया 6 LBS एंड 2 आउंस। देन दी मैगजीन कैपेसिटी ऑफ डीलक्स राइफल इज 5 राउंड्स, ठीक है। आपकी जो मैक 4 राइफल थी वो कितनी थी, 10 राउंड्स थी, और आपकी जो डीलक्स है वो कितनी है, 5 राउंड्स। मजल वेलोसिटी दोनों की सेम है, कितनी है, 2700 पर सेकेंड। ऑल्सो ग्रूव्स इन दी बैरल, ग्रूव्स मैंने आपको बताया था जो आपका लोअर पार्ट होता है उस पैटर्न में, उसको हम लोग ग्रूव्स बोलते हैं। तो ग्रूव्स आपके बैरल में कितना होता है, इसमें भी आपका होता है 6। Then effective range of Deluxe rifle 0.22 Deluxe rifle is 25 yard, ये भी आपका सेम है। मैक्सिमम रेंज भी आपकी दोनों की सेम है, डेट इज 1700 yards at 33 एंगल। तो इफेक्टिव रेंज 25 यार्ड्स है और मैक्सिमम रेंज कितनी है 1700 यार्ड, बट कितने एंगल पे है, डेट इज एट 33 एंगल। If we talk about caliber and ammunition of 0.22 Deluxe, तो it is similar to that of Mac 4, ठीक है। ये भी कितना होगा 0.22, दोनों का ही। Also if we talk about the rate of fire, normal rate of fire Deluxe का भी कितना है 5 राउंड पर मिनट, और रैपिड रेट ऑफ फायर डीलक्स का कितना है, डेट इज 10 to 15 राउंड्स पर मिनट। तो दोनों का ही सेम है। आपका जो डिफर कर रहा है डेट इज योर लेंथ एज वेल एज वेट। तो आपको इन दोनों को ही याद रखना है कि आपकी लेंथ और वेट डिफर कर रही है, बाकी आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। आपका मैगजीन कैपेसिटी भी थोड़ा डिफर कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ योर मैगजीन कैपेसिटी, योर वेट और योर लेंथ। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी सिमिलर है इन 0.22 मैक 4 राइफल एज वेल एज इन 0.22 डीलक्स राइफल। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट 7.62 mm SLR, तो SLR सबसे पहले आपका स्टैंड करता है फॉर सेल्फ लोडिंग राइफल। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, दे कैन आस्क यू मैनी टाइम दैट व्हाट इज़ द। सो इफ़ वी टॉक अबाउट 7.62 mm SLR, तो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल का लेंथ कितना होता है आपका 45 इंचेस। इट इज़ सिमिलर टू राइफल 0.22 मैक 4। उसके बाद इसका वेट कितना होता है 9 LBS। LBS आई टोल्ड यू ये क्या होता है, आपका पाउंड होता है और आपकी मेजरिंग वेट मेजरिंग यूनिट होती है। या फिर जब आप इसमें मैगजीन फिल करते हो, ठीक है, तो इसका वेट कितना हो जाता है, इट इज़ 5.1 kg। तो आप इसको kg में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट बेटर रहेगा क्योंकि आपकी बुक में LBS में ही दिया है, तो आप उसी में ही इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज आपकी मैगजीन कैपेसिटी। तो मैगजीन कैपेसिटी 7.62 mm SLR की दोनों ही 0.22 राइफल से ज़्यादा होती है। वो कितनी है, डेट इज़ 20 राउंड्स। मजल वेलोसिटी कितनी है 815 मीटर या फिर 2700 फीट। ग्रूव्स इन दी बैरल इसका भी 6 है। इफेक्टिव रेंज इसकी कितनी है 275 मीटर। देन अगर हम कैलिबर की बात करें तो इसका कैलिबर कितना होगा, तो आई टोल्ड यू कि 7.62 का कैलिबर 7.62 mm ही होगा। और अगर हम लोग 0.22 की बात करते हैं तो उसका कैलिबर एज वेल एज एमिनेशन कितना होगा 0.22। अगर हम रेट ऑफ फायर की बात करें तो रेट ऑफ फायर इसका क्या है 28 राउंड्स पर मिनट। किसका 0.62 SLR का, 7.62 SLR का। और अगर इसकी रैपिड रेट की बात करें तो रैपिड रेट कितना है, डेट इज़ 20 राउंड्स पर मिनट।
ठीक है, तो रैपिड रेट हो गया 20 राउंड्स पर मिनट और इसका नॉर्मल रेट हो गया 28 राउंड पर मिनट। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि एल की फुल फॉर्म क्या है। चलो एल की फुल फॉर्म तो आई कैन टेल यू, एल की फुल फॉर्म क्या है, लाइट मशीन गन। और दिस वॉज ऑलवेज आस्क्ड इन योर बी सर्टिफिकेट, स्पेशली योर बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एल एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLR। तो आप इनकी फुल फॉर्म तो याद कर ही लीजिए। उसके अलावा LMG का लेंथ, वेट, मैगज़ीन कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ LMG का, तो वेट कितना होता है LMG का, डेट इज़ 23 पाउंड्स। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, मार्क 1 एंड 2 की। तो LMG भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेट इज़ मार्क 1-2, डेट इज़ 0.303 इंचेस, और दूसरा आपका कौन सा होता है, मार्क 3-4, डेट इज़ 7.62 mm। तो आपका LMG भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ कुछ चीज़ें इसकी याद कर लीजिएगा, जैसे वेट ऑफ द गन कितना है, उसके बाद इफ़ेक्टिव रेंज कितना है। तो इफ़ेक्टिव रेंज तो इसमें भी गिवन है LMG का, तो इफ़ेक्टिव रेंज कितना है, डेट इज़ 500 यार्ड्स। और इसका रेट ऑफ फायर जो कि रैपिड रेट है वो कितना है, 3 मैगज़ीन पर मिनट। तो बाकी सारी डिटेल्स आपकी NCC हैंडबुक में दी हुई है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसमें से जो जो पोर्शन LMG के हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 4 मेन राइफल्स। आपकी सबसे मेन राइफल है। इसके अलावा जो चीज़ें आपसे और पूछी जा सकती है वो पिस्टल के बारे में हो सकता है, या फिर आपकी स्टेन मशीन, कार्बाइन के बारे में हो सकता है, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइफल्स है वो ये चारों ही है। और इसके ग्राफ और इसके पार्ट्स अच्छे से आपकी NCC हैंडबुक में दिया हुआ है। एटलीस्ट आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा पूरे चार्ट में। और जो आपका 0.22 है उसके तो दोनों ही पार्ट्स आप याद कर लो, दैट इज़ मार्क 4 और सेकेंड इज योर, यस, फर्स्ट वन इज़ योर मार्क 4 एंड सेकेंड वन इज़ योर डीलक्स। तो ये दोनों ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बोथ पार्ट आर इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करते हैं डीलक्स की, तो डीलक्स आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार ये आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। और सेकेंडली अगर आपकी मार्क 4 की बात करें तो ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस SLR आपका थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो होल हार्टेडली आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। Now, the second question is, explain briefly the sequence of firing a shot. जब भी आप फायर करते हो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फायरिंग करते हो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और आपको किस तरह से, किस पोजीशन में रहकर, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर फायरिंग करनी है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है। क्या पता आपको एग्ज़ाम में पैराग्राफ के तौर पे पूछा जाए, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको पॉइंट वाइज पूछा जाए। वैसे इट विल बी बेटर कि आप इसको पॉइंट वाइज लिखो ताकि जो चेक करेंगे आपकी कॉपीज़ को वो उनको भी क्लियर रहे और आप भी पॉइंट वाइज मार्क्स गेन कर पाओ। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ में लिखोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स कट ही जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी ऑफ एम इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल शूट। तो सबसे पहले आपका एम और जो आपका ट्रिगर ऑपरेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका जो प्रिंसिपल होता है फायरिंग का वो क्या होता है। तो आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखना है, डेट इज़ HAT, हैट। ठीक है, हैट आपको याद रखना है, इसी में आपके प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। तो आपका H स्टैंड फॉर होल्डिंग, A stand for aiming and T stand for trigger operation। तो जब भी फायरिंग की बात आती है, जब भी आपके प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग की बात आती है, तो आपको हमेशा HAT डेट इज हैट को याद रखना है, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन।
Second is the good shot can only be obtained with consistency of aim. तो इसमें कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब आपने अगर अपना फर्स्ट फायर किया और आपकी बुलेट जाकर टारगेट पे लगी है, बट सेकेंड टाइम आपकी बुलेट चार्ट से बाहर जा रही है, मतलब आपका जो फायरिंग है वो कंसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपकी फायरिंग, आपकी ग्रुपिंग अच्छी होगी। Second is the main point to be remembered while firing is hat. This I already told you. HAT आपको याद रखना है, where H stand for holding of rifle, आप किस तरह से राइफल को होल्ड करते हो, ठीक है। A stand for aiming, आप कैसे राइफल को, कैसे अपनी राइट आई को, अपने राइफल को, अपने हैंड को पैरेलली रख के अपने टारगेट को फोकस करते हो। एंड टी स्टैंड फॉर ट्रिगर ऑपरेशन, तो जैसे ही आपके उस्ताद आपको फायर की कमांड देंगे, कैसे आप ट्रिगर को ऑपरेट करते हो ताकि आपकी जो बुलेट है वो डायरेक्टली जाके आपके टारगेट को हिट हो। नेक्स्ट इज द वेपन मस्ट बी प्लेस्ड प्रॉपरली एंड होल्ड इट firmly so that one can overcome movements or vibrations of the weapon. तो आपको पता है कि 0.22 राइफ़ल है, वो तो आपकी रिकॉयल नहीं होती है, रिटेलिएट नहीं करती है, मगर आपकी बाकी राइफ़ल्स है जैसे AK-47 हो गई या बाकी जितनी भी जो मिलिट्री में राइफ़ल्स यूज़ होती है ड्यूरिंग फायरिंग, वो आपकी रिकॉयल राइफ़ल होती है। तो आपको अपनी राइफ़ल को इतनी फिमली पकड़ना है, इतना टाइटली पकड़ना है और इतने अच्छे से पकड़ना है कि जब भी आप फायर करो तो जो भी रिकॉइलिंग फोर्स आप पे आ रही है या जो भी वाइब्रेशंस उस समय पे हो रहे हैं, आप उसको ओवरकम कर सको, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है किसका? फायरिंग का। नेक्स्ट इज द करेक्ट एमिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि जब आप करेक्ट एम करोगे, जब आप अपने बॉडी को, अपने पोस्चर को इस तरह से रखोगे कि वो सीधा टारगेट कर रहा हो अपने आपके टारगेट को, तभी आपकी बुलेट टारगेट को हिट करेगी। नेक्स्ट इज focus the target so that a clear picture is formed on the retina of the eye and get the true center of the target. आपको अपनी लेफ़्ट आई बंद करके अपने राइट आई से ऐसे टारगेट को फोकस करना है कि आपकी बुलेट डायरेक्टली जाके आपके टारगेट को हिट हो। देन क्लोज द लेफ्ट आई एंड फोकस द फोरसाइट। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी आप फायरिंग करते हो आपकी हमेशा लेफ़्ट आई बंद रहती है और जो भी आपकी एमिंग होती है वो सिर्फ आपकी राइट आई से होती है। और रही फोरसाइट की बात, तो मैंने आपको वेपन ट्रेनिंग की जो राइफ़ल के पार्ट्स की वीडियो बताई थी, उसमें मैंने आपको राइफ़ल्स के पार्ट बताए थे, मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ एक बार। तो अगर ये आपका मज़ल हो गया, ठीक है, आपकी आगे जो एक राउंड साइट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोरसाइट, फ्रंट साइड या फिर फोर साइड, और पीछे जो आपका यू शेप्ड होता है दिस इज़ योर रेयर साइड, ठीक है। तो जब भी आप एम करते हो, सपोज करो ये आपका टारगेट है, तो आपके टारगेट फर्स्टली कैसा होता है? दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है, ये ऐसे आपका टारगेट होता है। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे, अगर आपको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको अगर 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे एक एक पॉइंट आपका कम होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको 9 पॉइंट मिलेगा, देन यहाँ पे आपको 8 पॉइंट मिलेगा। आप और दूर जाओगे तो यहाँ पे आपको 7 पॉइंट मिलेगा। तो जितना आप क्लोजली टारगेट को हिट करोगे उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे। तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपको अपना टारगेट ऐसे सेट करना है कि अगर आप अपनी लेफ़्ट आई बंद करके अपने राइट आई से टारगेट को देखो तो आपकी आई, ठीक है, आपकी आई, देन आपका जो रेयर साइट है और आपका जो फोर साइट है वो डायरेक्टली जो टारगेट का सेंटर पॉइंट है उसके पैरेलल होना चाहिए, ताकि आपका जो बुलेट है वो सीधा जाकर टारगेट को लगे। तो याद रखना आपके टारगेट्स मोस्टली ऐसे ही होते हैं। ये आपका स्क्वायर शेप हो गया, देन आपका सेंटर हो गया, देन आपका सर्कुलर हो गया, और जितना दूर आप टारगेट से जाओगे उतना कम आपको पॉइंट मिलेंगे। और आपकी जो ये रेयर साइट है एंड फोर साइट है वो बिल्कुल ये जो आपका सेंटर पॉइंट होता है इसके पैरेलल होना चाहिए, तभी आपकी बुलेट टारगेट पर लगेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेयर साइट एंड फोर साइट।
नेक्स्ट इज द फोरसाइट शुड बी सीन राइट इन द सेंटर ऑफ यू। तो यू मैंने आपको बताया था आपका रेयर साइट होता है, तो आपकी रेयर साइट और फोरसाइट बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और उन दोनों के बीच से आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए। नेक्स्ट इज द ट्रिगर ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्यूरेट शूटिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द एम। आपने एक बार अपने एम को फिक्स कर दिया, ठीक है, आपने अपनी पोजीशन ले दी, आपने अपना एम फिक्स कर दिया, उसके बाद जब आप अपना ट्रिगर ऑपरेट करते हो, जैसे आपको फायरिंग की कमांड मिलती है, तो बिना अपनी पोजीशन को लूज़ करें, बिना अपनी पोजीशन को हिलाए, आपको अपने टारगेट को हिट करना है। To achieve this perfect coordination between eye, brain and operation of the forefinger on the trigger is required। और इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अपने ब्रेन की, अपने आँखों की और आपके जो पोजीशन है, ठीक है, आपकी फोर साइड जो भी आपने पोजीशन ली है, फोर साइड, रेयर साइड और टारगेट को बिल्कुल पैरेलल रखा है, अपने हैंड और अपने फीट को बिल्कुल पैरेलल रखा है, इन सब के कोऑर्डिनेशन के बाद ही आपका एक अच्छा टारगेट लगेगा, आपकी बुलेट टारगेट पर हिट होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फायरिंग पोजीशन एज वेल एज ऑपरेशन। ठीक है, आपकी जो मेन प्रिंसिपल है वो कौन सा हो गया? HAT। H स्टैंड फॉर होल्डिंग, A स्टैंड फॉर एमिंग एंड T स्टैंड फॉर ट्रिगर ऑपरेशन। Again, the third question is the three cardinal principle of firing or essentials of a good firer। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर क्वेश्चन हो गया कि आपके कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कौन से फायरिंग के, तो ये तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा। आई रिपीटेड इट सो मैनी टाइम्स। HAT डेट इज़ होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? आपको अपने वेपन को करेक्टली और टाइटली होल्ड करना है। एम का मतलब क्या होता है कि आपको अपने फोर साइड को, रेयर साइड को और अपने आई को बिल्कुल पैरेलल रखना है, किसके? टारगेट के। एंड ट्रिगर ऑपरेशन क्या होता है कि आपको अपने ट्रिगर को करेक्टली ऑपरेट करना है। जैसे आपको कमांड मिल रही है, बिना वेपन को हिलाए, बिना अपनी पोजीशन से मूव हुए आपको ट्रिगर को ऑपरेट करना है। द फोर्थ क्वेश्चन इज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बी सर्टिफिकेट में लास्ट ईयर भी आया था और उसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPI। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि MPI क्या है। तो MPI इज़ बेसिकली मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो MPI की फुल फॉर्म क्या है? मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है? So the center point of the area covered by the group is called the mean point of impact of the group। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ग्रुपिंग क्या है। देखिए, अगर ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, ठीक है, और आपने कहीं अपने टारगेट को फोकस किया और आपकी पहली बुलेट जाके लगती है यहाँ पर, तो उसके बाद आपकी जो सारी बाकी बुलेट्स हैं वो भी इसी के आसपास लगनी चाहिए। अगर इस पहली बुलेट में और बाकी बुलेट में डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब आपकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है। और अगर ऐसा होता है कि आपकी पहली बुलेट जाके यहाँ लगती है और सेकंड आपकी यहाँ लग रही है, तो देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर बुलेट्स आसपास ही लग रही हैं और इनमें गैप कम है, तो इसका मतलब आपकी ग्रुपिंग काफ़ी अच्छी है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट किसे बोलते हैं। तो वो सेंट्रल पॉइंट, सपोज करो ये सेंट्रल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सारी आपकी बुलेट्स हिट हो रही हैं, इसको हम बोलेंगे मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अगर ये आपका सर्कल है, ये एक पॉइंट है और इसके आसपास आपकी सारी बुलेट हिट हो रही है, तो ये जो सेंटर पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? आपका मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा कि मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है और ग्रुपिंग क्या होता है। ग्रुपिंग मतलब आपकी बुलेट्स कितने आसपास लग रही हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब आपकी ग्रुपिंग अच्छी है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब ग्रुपिंग ख़राब हो रही है। और बहुत सारी बुलेट्स जहाँ पे हिट हो रही है, उसका जो सेंटर पॉइंट हो गया वो होता है हमारा मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, why are groups formed when bullets are fired instead of all bullets passing through the same hole? तो इसमें आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि ग्रुप फॉर्म क्यों होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था
देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी ग्रुपिंग बनती है, ठीक है, ये हमारी ग्रुप हो गए। आपने टारगेट तो एक ही सेट करा है, आपने अपनी गन को सेट करा हुआ है, मगर आपकी बार बार जो बुलेट है वो अलग अलग जगह हिट कर रही है। पहले आपकी यहाँ लगी, फिर कहीं और लगी, तो ये होती है आपकी ग्रुपिंग। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप सेम होल से, सेम गन से, सेम पोजीशन से बार बार फायर कर रहे हो तो आपकी ग्रुपिंग क्यों बन रही है, आपकी जो बुलेट है वो एक ही होल से पास क्यों नहीं हो रही है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, ड्यू टू दी फॉल्ट ऑफ द फायरर, ठीक है, जो फायरर है उसकी गलती हो सकती है। गलती कैसे होगी, या तो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, या फिर वाइब्रेशन के कारण जो मज़ल होती है या फिर जो बैरल होती है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, या फिर गन ऊपर नीचे हो गई, कुछ भी रीज़न हो सकता है। सेकेंड इज वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द बैरल, ठीक है। तो आपको पता होगा जब भी हमारी बुलेट फायर होती है तो जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा बैरल का टेम्परेचर होगा, और जितना ज़्यादा बैरल का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट आने वाली बुलेट है उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पहली अगर बुलेट गई और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली सेकंड बुलेट पे कुछ ना कुछ उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इसके कारण आपकी जो बुलेट है वो सेम टारगेट पे नहीं लगेगी और आपकी ग्रुपिंग बनेगी। नेक्स्ट इज विंड इफेक्ट एंड दी वेदर कंडीशन। तो अगर आपने पहली जब बुलेट हिट करी तब आपकी विंड जो स्पीड थी वो काफ़ी धीरे थी, ठीक है, वेदर कंडीशन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, नॉर्मल था, मॉडरेट था। जब आपने सेकेंड बुलेट हिट करी तो आपकी विंड स्पीड एकदम से इंक्रीज हो गई। तो जब आपकी विंड स्पीड नहीं थी, नेग्लिजिबल थी, उस टाइम फ्रिक्शन कम था, मगर अब विंड स्पीड बढ़ गई है तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्सेस और बाकी जो अदर फोर्सेस हैं जो भी आपको रेजिस्ट कर रही हैं आपकी बुलेट को, वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा आपकी बुलेट पर, जिसके कारण वो बुलेट जो है वो सेम टारगेट पे नहीं लगेगी और आपकी ग्रुपिंग फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज़ वेरिएशन इन एम्यूनेशन, ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो बुलेट है वो अलग अलग साइज़ की हो, अलग शेप की हो, या फिर उसमें कोई भी डिफरेंस हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपकी ग्रुपिंग बन रही है और आपकी जो बुलेट्स हैं वो सेम टारगेट पे नहीं लग रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6th. What are the points to be seen in lying position for firing? तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी पोजीशंस कितने तरह की होती है फायरिंग में, ठीक है। तो आपकी वैसे तो 4 पोजीशन होती है, मगर आपकी एक 5th पोजीशन भी है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपकी जो पोजीशन होती है वो होती है लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन में आप क्या करते हो, लाइंग पोजीशन में जो आप पैर पीछे, पहले पैरों का एंगल बनाते हो जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप राइट लेग को स्लाइटली बेंड करते हो और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखते हो, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट एल्बो होता है वो नीचे सेट होता है ग्राउंड पे, और उसी हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड से ही आप गन को सपोर्ट करते हो, और फायर आप करते हो राइट हैंड से। सिमिलरली आप अपनी लेफ्ट आई बंद करोगे और राइट आई से अपने टारगेट को सेट करोगे। तो ये होती है आपकी लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन भी दो तरह की होती है, एक होता है विद सपोर्ट, मतलब आपके आगे सेक रखा गया है, सेक में आपकी बजरी या फिर जो भी सीमेंट है वो रखा गया है फॉर दी सपोर्ट, ताकि आपकी गन को सपोर्ट मिल सके। और एक होता है विदाउट सपोर्ट, जिसमें आपको अपने एल्बो के सपोर्ट से फायर करना है। तो ये तो हो गया आपका लाइंग पोजीशन के दो डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट होती है आपकी पोजीशन सिटिंग पोजीशन। तो याद रखना, लाइंग पोजीशन में आप क्या करते हो, अपने लाइंग पोजीशन में आप पूरा लाए होते हो और अपने राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करते हो। मगर आपकी सिटिंग पोजीशन में क्या होता है, सिटिंग पोजीशन में आप अपने राइट नी को नीचे रखते हो, ठीक है, ज़मीन पे टच रखते हो, उससे अपनी पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हो। आपका लेफ्ट नी जो होता है वो ऊपर होता है। लेफ्ट नी पे आप अपनी लेफ्ट एल्बो को रखते हो और लेफ्ट हैंड से ही आप अपनी गन को सपोर्ट करते हो, एंड अगेन आप फायर किससे करते हो, राइट हैंड से। तो ये हो गई आपकी सिटिंग पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज नीलिंग पोजीशन। तो सिटिंग पोजीशन में तो आपने अपने राइट लेग से पूरी बॉडी को सपोर्ट किया है, मगर नीलिंग पोजीशन में आपके दोनों नी एयर में होंगे, मतलब आपकी दोनों फुट ज़मीन पे होंगे, मगर आपका कोई भी नी ज़मीन पे टच नहीं होगा, दोनों नी ऊपर होंगे।
तो इसमें आप क्या करते हो, अपने राइट नी से राइट हैंड को सपोर्ट करोगे और लेफ्ट नी से लेफ्ट हैंड को सपोर्ट करोगे, और सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड से अपनी गन को सपोर्ट करोगे और राइट हैंड से फायर करोगे. सो दिस इज़ योर नीलिंग पोजीशन. स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है? स्टैंडिंग पोजीशन में आप सिमिलरली क्या करते हो, खड़े होते हो, अपने पैरों को खोलते हो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. बेसिकली आपका लेफ्ट लेग आगे रहता है और राइट लेग आपका पीछे रहता है. और आपकी अगर यूनिफॉर्म आपने पहनी है तो आप अपने बेल्ट के सपोर्ट से अपने लेफ्ट हैंड को सपोर्ट करोगे. लेफ्ट हैंड से अगेन आप अपनी गन को सपोर्ट करोगे और राइट हैंड से आप फायर करोगे, और आपकी राइट आई जो है वो खुली रहेगी, उसी से आप टारगेट को सेट करोगे. सो दीज ऑल आर योर 5 पोजीशंस. लाइंग में आपकी 2 हो गई, सपोर्टिंग एंड अनसपोर्ट, देन योर सिटिंग पोजीशन, देन योर नीलिंग पोजीशन एंड देन योर स्टैंडिंग पोजीशन. तो ये आपकी 5 पोजीशन हो गई. इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया है कि आपको लाइंग पोजीशन में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. तो लाइंग पोजीशन में सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? डेट राइट टू लेफ्ट हैंड, एल्बो, राइफल एंड टारगेट इन दी सेम लाइन. तो मैंने आपको लाइंग पोजीशन में बताया था कि आप स्ट्रेट करते हो अपने लेफ्ट लेग को, राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करते हो ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ. दोनों लेग के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है. लेफ्ट हैंड से आप राइफल को सपोर्ट करोगे और लेफ्ट हैंड आपका ज़मीन पे रहेगा, और राइट हैंड से आप क्या करोगे, फायर करोगे. तो इसमें यही बोला गया है कि जिस जिस भी हैंड से आपने अपनी राइफल को सपोर्ट किया है, आपका जो एल्बो है लेफ्ट हैंड का, आपकी जो राइफल है प्लस आपका जो टारगेट है वो सेम लाइन में होना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए, और उसी के सामने आपका टारगेट होना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्लैश हाइडर शुड नॉट टच द ग्राउंड. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फ्लैश हाइडर क्या होता है, ठीक है. तो देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. आपने मज़ल देखा होगा, ठीक है. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मज़ल कभी भी आपका स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है. मज़ल में कोई ना कोई होल होते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है, चाहे वो ओवल हो चाहे वो राउंड हो. तो इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फ्लैश हाइडर. दिस इज़ योर फ्लैश हाइडर, ठीक है. तो ये हो गया आपका फ्लैश हाइडर. आपकी मज़ल हो गई, मज़ल में आपके थोड़े बहुत होल्स हो गए, होल्स चाहे राउंड हो या फिर ओवल हो. तो ये हो गया आपका फ्लैश हाइडर. तो इसमें सेकंड पॉइंट था, फ्लैश हाइडर शुड नॉट टच द ग्राउंड. तो जो आपका फ्लैश हाइडर है ये ग्राउंड पे टच नहीं होना चाहिए. फ्लैश हाइडर की मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ. फ्लैश हाइडर को आप फ्लैश सप्रेसर भी बोलते हो, आप इसको फ्लैश गार्ड भी बोलते हो, फ्लैश एल्यूमिनेटर भी बोलते हो, और फ्लैश कोन भी बोलते हो. मगर एनसीसी में जो टर्म यूज़ होती है डेट इज़ फ्लैश हाइडर. It is basically a muzzle device attached to the muzzle of a rifle that reduces its visible signature while firing by cooling the burning gases that exit the muzzle. तो जब भी आप फायर करते हो कोई ना कोई गैस रिलीज होती है, वो भी विद हाई टेम्परेचर. तो आपका फ्लैश हाइडर का काम क्या होता है, ये उन गैसेस को कूल करता है ताकि जो आने वाली बुलेट्स हैं बाकी उनको इफ़ेक्ट ना करे, या फिर जो भी आपकी फायरिंग कंडीशंस हैं उनको इफ़ेक्ट ना करे. तो ये होता है आपका फ्लैश हाइडर. तो आपका सेकंड पॉइंट था, फ्लैश हाइडर शुड नॉट टच द ग्राउंड. ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए. क्यों? पहली बात तो ये, ग्राउंड पे आपकी मिट्टी होती है, तो मिट्टी आपके फ्लैश हाइडर के अंदर घुस जाएगी, तो आपका फायर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है. आपकी बुलेट वहीं रेजिस्ट हो जाएगी. और सेकेंडली अगर आपकी बुलेट निकल भी जाती है बाहर, तो अगर ग्राउंड को टच हो रहा है तो वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी, वो मिट्टी में ही धंस जाएगी. तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका फ्लैश हाइडर ग्राउंड को टच ना करे. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी पोजीशन शुड बी स्लाइटली एट एन एंगल टू द टारगेट. ठीक है, आपकी जो बॉडी पोजीशन होती है वो थोड़े से एंगल पे होनी चाहिए टारगेट के. तो आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लेग शुड बी एज फार ओपन एज बॉडी कंफर्ट एंड इनर हील टचिंग द ग्राउंड. आपके जो लेग्स हैं वो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से
उनमें गैप रख सकते हो। वैसे जो फायरिंग में जो बेसिकली जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो तो होता है आप राइट लेग को बेंड करते हो थोड़ा सा और लेफ़्ट लेग को स्ट्रेट रखते हो। मगर फिर भी अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पैरों की पोजीशन एज वेल एज उनका एंगल सेट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट टू बी सीन इन लाइंग पोजिशन। आपको जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। The seventh question is write the sequences of stripping and assembling the LMG. तो LMG सबसे पहले LMG की आप मुझे फुल फॉर्म बताओगे। सो द फुल फॉर्म ऑफ LMG इज़ लाइट मशीन गन। ठीक है, तो LMG इसमें पूछा गया है कि आपका सीक्वेंस क्या क्या होता है LMG में और उसकी असेंबली में, उसको असेंबल करने में। तो सबसे पहले आपका स्ट्रिपिंग सीक्वेंस हो गया LMG का, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप एंड बाइपॉड ग्रुप। तो बाइपॉड ग्रुप बेसिकली आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर आपने LMG गन देखी होगी तो आपने देखा होगा उसको हम एक स्टैंड के थ्रू उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइपॉड। तो ये सारे हो गए आपके स्ट्रिपिंग सीक्वेंस। अब हम बात करेंगे LMG की असेंबलिंग सीक्वेंस की कि उसको कैसे असेंबल करते हैं। तो इसमें पहले आ जाता है आपका बाइपॉड ग्रुप, पहले आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, देन बॉडी ग्रुप, देन बट ग्रुप, देन बैरल ग्रुप एंड देन पिस्टन ग्रुप। तो जब आप अपनी NCC हैंडबुक खोलोगे उसमें अच्छे से LMG के पार्ट्स दिए गए हैं, तो वही पार्ट्स हैं, सिमिलर हैं सारे। ठीक है, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप एंड बाइपॉड ग्रुप। बस इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जब आप स्ट्रिपिंग करते हो तो इसका सीक्वेंस पिस्टन, बैरल, बट, बॉडी, बाइपॉड हो जाएगा। और जब आपकी असेंबलिंग होती है तो आपका बाइपॉड, बॉडी, बट, बैरल और पिस्टन हो जाएगा। मतलब असेंबलिंग और स्ट्रिपिंग दोनों में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी पोजीशंस। Your eighth question is what are the various positions to be taken while firing? तो कौन कौन सी पोजीशन आपको फायरिंग के टाइम लेनी होती है या फिर फायरिंग में कौन कौन सी पोजीशन होती है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपकी बेसिकली 5 पोजीशन होती है। वैसे 4 पोजीशन होती है मगर आपकी लाइन पोजीशन भी 2 में डिवाइडेड है, डेट इज सपोर्टिव एंड अनसपोर्टिव। ठीक है, आपकी सिटिंग पोजीशन होगी, आपकी नीलिंग पोजीशन हो गई, जो मैंने आपको बताया था कि नीलिंग पोजीशन में आपके दोनों नी ऊपर रहेंगे, किसी से भी आप बॉडी को सपोर्ट नहीं करोगे। देन आपकी स्टैंडिंग पोजीशन हो गई। तो ये सारी पोजीशन मैंने आपको रिसेंटली ही बताई है। अगर आपको नहीं समझ आया फिर से पीछे जा सकते हो और एक बार दोबारा ऑडियो को सुन सकते हो ताकि आपको सारी पोजीशन फायरिंग की क्लियर हो जाए। द 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रुप, व्हाट आर द मेथड ऑफ फाइंडिंग MPI। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट इज ग्रुपिंग, द पैटर्न फॉर्म बाय 3 or more than 3 bullets fired by a single firer at a single target with same hold and aim under same weather conditions and with same arm is called a group। ग्रुप क्या होता है, जब एक ही फायरर ने एक ही गन से एक ही टारगेट पर सेम पोजीशन से और सेम एमिंग से एम किया हो 3 या 3 से ज़्यादा बुलेट और वो एक ही टारगेट पे हिट हुई हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप। ठीक है, और उसी से आपकी गुड ग्रुपिंग मतलब अच्छी ग्रुपिंग या फिर बुरी ग्रुपिंग फाइंड करते हैं। अगर आपकी सारी बुलेट्स पास पास लगी हैं, डिफरेंस कम है, डिस्टेंस कम है सारी ग्रुप बुलेट्स में, तो वो क्या होगी आपकी अच्छी ग्रुपिंग। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब बुरी ग्रुपिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेथड ऑफ फाइंडिंग MPI। तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी मैंने बताया कि MPI क्या होता है। तो MPI को फाइंड करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो आपका पहला मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब आप थ्रू ग्राफ अपना MPI फाइंड करते हो। सेकंड हो गया आपका एक्सेस ऑफ डिपार्चर मेथड। तो आपका डिपार्चर मेथड कौन सा होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि डिपार्चर मेथड क्या होता है। तो डिपार्चर मेथड में आप बेसिकली एंगल्स का यूज़ करते हो। जैसे ये आपका बियरिंग एंगल हो गया,
ये आपका लेटिट्यूड हो गया और ये आपका डिपार्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना अगर डिपार्चर निकालोगे तो आपका डिपार्चर आता है लेटिट्यूड साइन अल्फ़ा। तो साइन एंड कॉस की टर्म्स में आपका डिपार्चर और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको इस टर्म पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग हम लोग डिपार्चर मेथड से भी फाइंड करते हैं। एंड दी लास्ट मेथड इज़ कैलकुलेशन मेथड। आप कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करके अपना MPI फाइंड कर सकते हो। अब मैं बार बार टर्म यूज़ कर रही हूँ MPI, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि MPI क्या होता है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स। आपको कुछ टर्म होल हार्टेडली याद कर लेनी है और ये टर्म्स यहाँ पे दी हुई है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, तो जिन बच्चों की साइंस होगी या फिर सभी ने 10th तक साइंस पढ़ी होगी तो सभी को पता होगा ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री इज़ द पैराबोलिक पाथ ट्रेस्ड बाय अ बुलेट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली एक पैराबोलिक पार्ट होता है, ठीक है। पैराबोलिक पार्ट किसे बोलेंगे हम लोग? सपोज करो ये आप हो फायरर और यहाँ पे आपका टारगेट है, तो ये जो पार्ट आपने फॉलो किया, ठीक है, ये जो पाथ आपने फॉलो किया ये आपका हो गया पैराबोलिक पाथ, और इस पूरे पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रेजेक्ट्री। नाउ लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? द इमेजिनरी लाइन फॉर्म बिटवीन आई ऑफ द फायरर एंड द पॉइंट ऑफ एम थ्रू द साइट। तो देखिए ये फायरर है, ठीक है, ये आप हो, ये आपका टारगेट है, ये आप हो, और ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट जहाँ पे अपने अपने टारगेट को सेट किया है। ये आपके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ साइट है, मगर जब आप बुलेट को हिट करोगे तो कोई ना कोई फोर्स उस पर काम करेगी, और हमेशा जो बुलेट की पोजीशन होती है और हम कह सकते हैं जो उसका पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दिस इज़ योर लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया आपका पैराबोलिक पार्ट। तो ये लाइन ऑफ साइट में आपने टारगेट को सेट किया है, मगर जो आपकी बुलेट की एक्चुअल पार्ट होता है वो क्या कौन सा होता है? डेट इज़ ट्रेजेक्ट्री और पैराबोलिक पाथ। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि लाइन ऑफ साइट क्या है, जो आपने सेट किया था टारगेट, और ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जो पैराबोलिक पार्ट बुलेट एक्चुअल में ट्रेवल करती है। द नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ डिसेंट। तो एंगल ऑफ डिसेंट क्या है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ट्रेजेक्ट्री एंड द लाइन ऑफ साइट बिफोर बुलेट हिट टारगेट। आपको दोबारा मैं ग्राफ से बताती हूँ। ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ये आपका ट्रेजेक्ट्री हो गया, ठीक है, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, और यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो। तो ये जो एंगल है जो बुलेट बनाएगी किसके साथ? लाइन ऑफ साइट के साथ, ये होता है आपका एंगल ऑफ डिसेंट। देन नेक्स्ट टर्म इज फर्स्ट कैच, द पॉइंट वेयर बुलेट हिट द टारगेट। आपने टारगेट सेट किया, आपकी बुलेट जाकर लगी आपके टारगेट पे, ठीक है। सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपकी बुलेट टारगेट को हिट करेगी, दिस विल बी योर फर्स्ट कैच। पहली बार जो पहला टारगेट लगा, दिस विल बी योर फर्स्ट कैच। नेक्स्ट टर्म इज फर्स्ट ग्रेज। सो फर्स्ट ग्रेज क्या है आपका? द पॉइंट वेयर बुलेट हिट द ग्राउंड पासिंग थ्रू द टारगेट। आपकी बुलेट ने टारगेट को हिट किया, कहीं ना कहीं वो टारगेट को ठीक है, सो आपकी बुलेट ने टारगेट को हिट किया, उसके बाद वो टारगेट से भी बाहर निकल गई, और जब टारगेट को उसने चीरा तो पहली बार जब उसने ग्राउंड को हिट किया वो होता है आपका फर्स्ट ग्रेज। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ग्रेज। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। फर्स्ट कैच हो गया जब आपकी बुलेट ने पहली बार टारगेट को हिट किया, और फर्स्ट ग्रेज हो गया जब आपकी बुलेट ने टारगेट से बाहर आकर ग्राउंड को हिट किया। दिस इज़ योर फर्स्ट ग्रेज।
सो दीज 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिसेंट, फर्स्ट कैच, फर्स्ट क्रेज। आप इस वीडियो को अगर एक दो बार भी देखोगे आपको क्लियरली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन टू दी फुल फॉर्म्स। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें से कौन सी हो जाती हैं, तो MPI तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। आपका LMG इम्पॉर्टेंट हो जाता है, SLR आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपका DP इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कई बार आपका CQP भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग MPI की बात करते हैं, डेट इज़ मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जो कि आपको अभी तक याद हो गया होगा। देन SMC स्टैंड फॉर स्टेन मशीन कार्बाइन। तो स्टेन मशीन कार्बाइन के बारे में आपकी बुक में भी दिया गया है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे स्पेशली इन बी सर्टिफिकेट, मगर आपसे SMC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डेट व्हाट इज SMC स्टैंड फॉर। सो SMC स्टैंड फॉर स्टेन मशीन कार्बाइन. Next is LMG. So LMG basically stand for light machine gun. Then SLR stand for self-loading rifle. DP stand for drill practice. CQB, it is stand for close quarter battle. किसके लिए stand करता है CQB? That is close quarter battle. Then TOET, it stand for test of एलिमेंट्री ट्रेनिंग। तो इसमें से आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो होता है MPI, देन SMC, देन LMG, SLR एंड DP। CQB और TOET भी आप एक बार देख लीजिए, क्या पता आ जाए, मगर MPI, SMC, LMG एंड SLR तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग .22 राइफल। आपको पता है हम लोग राइफ़ल यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फायरिंग। उसके बाद एक बार फायर करने के बाद आपको उस राइफ़ल को क्लीन भी करना होता है। तो जब आप राइफ़ल को क्लीन करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने एक क्लोथ डाला और वो साफ़ हो गया, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे राइफ़ल को क्लीन किया जाता है। तो वो कौन कौन से राइफ़ल है या कौन कौन से मेथड है, सॉरी, जिससे राइफ़ल को क्लीन करते हैं। सो द फर्स्ट इज़ पुल थ्रू। तो पुल थ्रू आपका क्या होता है, देखिए, आपकी एक रस्सी होती है, रोप होती है, यहाँ पे आपका एक मेटेलिक पार्ट लगाया जाता है, दिस इज़ योर मेटेलिक पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई भी एक क्लोथ लगाया जाता है। तो पुल थ्रू में क्या होता है कि इस मेटेलिक पार्ट को राइफल के बैरल में डाला जाता है और आगे से इसको खींचा जाता है, ठीक है। आपको पुल करते हो, पुल थ्रू का मतलब ही क्या है, पुल करते हो। तो मेटेलिक पार्ट को आप बैरल से पुल करते हो और पीछे जो आपने क्लोथ लगाया है इससे पूरी राइफल क्लीन हो जाती है। तो ये मल्टीपल टाइम्स होता है प्रोसेस, एक बार आपने डाला थोड़ा क्लीन हुआ, दूसरी बार डाला थोड़ा और क्लीन हुआ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आगे इसका मेटेलिक पार्ट होता है, दिस इज़ योर मेटेलिक पार्ट, और ये आपका क्या होता है, क्लोथ, ठीक है। आप मेटेलिक पार्ट को डालते हो, बैरल से निकालते हो और देन क्लोथ से पूरी राइफल की जो बैरल होती है उसको क्लीन करते हो। सो दिस इज़ योर पुल थ्रू। नेक्स्ट इज़ योर वायर गॉज। तो वायर गॉज, अगर फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपने साइंस में प्रैक्टिकल किए हैं तो आपने वायर गॉज का फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी यूज़ किया होगा। तो वायर गॉज बेसिकली एक मेटेलिक वायर होती है। सो दिस इज़ योर वायर गॉज। ये एक मेटालिक प्लेट होती है और इसमें आपके इस तरह का पैटर्न होता है, ठीक है। ये आपकी जाली सी होती है एंड दिस इज़ योर वायर गॉज। तो वायर गॉज से भी आपकी राइफ़ल को क्लीन किया जाता है, इसको रोल करके और इसकी शेप को चेंज करके बैरल में डाला जाता है। तो इस तरह से आपकी राइफ़ल क्लीन होती है। तो आप याद रखिएगा, वायर गॉज क्या होता है, एक मेटालिक प्लेट जैसी होती है, इसमें ऐसे पैटर्न होता है और आप बोल सकते हो कि इसमें खांचे होते हैं और इसी से आप राइफ़ल को क्लीन करते हो। नेक्स्ट इज़ ऑयल। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, आप ऑयल से या ग्रीस से राइफ़ल को क्लीन करते हो। देन नेक्स्ट इज़ फ्लेनल। तो फ्लेनल क्या होता है, कभी आपने आर्म फोर्सेस में अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उनको एक वाइट कलर का इस तरह का कपड़ा मिलता है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, पूरा वाइट कलर का होता है और बीच बीच में ये
रेड स्ट्रिप्स होती हैं। तो कपड़ा सॉफ्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा पतला भी होता है, थिन होता है, जिससे आप इजीली इसको बैरल में डाल के राइफ़ल को क्लीन कर सकते हो। सो दिस इज़ योर फ्लैनल, इससे आपकी राइफ़ल क्लीन हो जाती है। और द लास्ट इज़ ऑयलिंग, तो ऑब्वियसली ऑयल से भी आपकी राइफ़ल क्लीन हो जाएगी। So this was all about the material that are used for cleaning of 0.22 राइफ़ल। और 0.22 राइफ़ल ही नहीं, बाकी आपकी जितनी भी राइफ़ल है, आपकी इंसास हो गई, ठीक है, आपकी जो 0.303 बोर राइफ़ल हो गई, या फिर आपकी जितनी भी अदर राइफ़ल्स हैं, वो सारी राइफ़ल SLR हो गई, वो सारी राइफ़ल आपकी इसी तरीके से क्लीन की जाती है थ्रू यूजिंग पुल थ्रू, वायर गॉज, ऑयल, फ्लैनल, ऑयलिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड्स आपकी राइफल क्लीनिंग में यूज़ होते हैं। नाउ द 13th क्वेश्चन इज राइट एनी 10 कॉमन पार्ट्स ऑफ ऑल वेपन्स। तो जब भी आपसे ऑल वेपन की बात की जाए या फिर राइफ़ल की बात की जाए, तो ये हमने डिटेल्ड में पढ़ा था इन माय लास्ट टू लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया था राइफ़ल का। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बाकी पार्ट्स हैं जो रह गए थे। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ बैरल। बैरल हमको पता है, बैरल कौन सा पार्ट होता है राइफ़ल का? दिस द फ्रंट पार्ट, जो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट होता है या सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये आपका होता है बैरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज फोर साइड नॉब। तो फोर साइड मैंने आपको बताया था, फोर साइड कौन सी होती है आपकी? सपोज करो ये आपका बैरल है, तो जो फ्रंट में जो सर्कुलर पार्ट है, दिस इज़ योर फोर साइड। उसके बाद बोनेट। बोनेट क्या होता है आपका? अगेन ये बैरल है, बैरल में हम लोग अटैच करते हैं एक नाइफ शेप का वेपन या फिर डैगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोनेट। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बैरल की शेप होती है वो बोनेट के साथ अलग होती है, क्योंकि बोनेट आगे लगेगा तो ऑब्वियसली बैरल की शेप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके बैरल, ये हो गया आपका फोर साइड और ये हो गया आपका बोनेट। मैगज़ीन भी आपने देखी होगी। मैगज़ीन, अगर ये हमारी राइफ़ल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, दिस इज़ योर मैगज़ीन। देन ट्रिगर भी आपने देखा होगा, ठीक है। ट्रिगर होता है जिससे आप ऑपरेट करते हो, अपने टारगेट को हिट करते हो। ट्रिगर गार्ड होता है, जैसे ये आपका ट्रिगर हो गया, देन ये आपका ट्रिगर गार्ड हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर ट्रिगर एंड ट्रिगर गार्ड। देन बैक साइड, बैक साइड को आप रेयर साइड भी बोलते हो। रेयर साइड आपकी कौन सी हो गई? जैसे आपकी बैरल है, दिस इज़ योर फ्रंट साइड। देन जो यू शेप होता है जिससे आप टारगेट को देखते हो, ठीक है, टारगेट को पैरेलल, टारगेट के पैरेलल लाई करते हो अपनी आई साइड को, तो ये हमारा पार्ट हो गया बैक साइड, और इसी को हम लोग रेयर साइड भी बोलते हैं। तो यहीं से आप अपने टारगेट को हिट करते हो प्रॉपरली। देन बट, तो जो राइफ़ल का लास्ट पार्ट हो गया, जो ये वाला पार्ट होता है राइफ़ल का, ठीक है, दिस इज़ योर बट। देन टॉकिंग अबाउट पिस्टन ग्रिप, तो आपने देखा होगा कि एक तो मैगज़ीन होती है आपकी आगे और एक पीछे एक हैंडल सा होता है जिससे आप गार्ड के टाइम अपनी राइफल को होल्ड करते हो, तो दिस इज़ योर पिस्टन ग्रिप। देन टॉकिंग अबाउट कॉकिंग हैंडल, तो कॉकिंग हैंडल आपका कुछ नहीं होता है। आपने अगर राइफल को खोला जोड़ा होगा तो उसमें जो आपका बोल्ट होता है जिसको आप खोलते हो, तो वही आपका कॉकिंग हैंडल होता है। देन सेफ्टी कैच, तो सेफ्टी कैच या फिर चेंज लेवर क्या होता है? ये आपकी एक ऑटोमेटिक पार्ट होता है राइफल का, जो आपकी जब भी आपकी फायरिंग अगर कभी सडनली हो जाए या फिर एक्सीडेंटली आपसे ट्रिगर दब जाए, तो उस टाइम जो आपकी बुलेट को स्टॉप करता है वो होता है आपका सेफ्टी कैच। सो सेफ्टी कैच इज़ बेसिकली डेट स्टॉप यू फ्रॉम फायरिंग द गन एक्सीडेंटली, जो एक्सीडेंटली आपको स्टॉप करता है अगर आपका फायर हो जाए तब, ठीक है। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर राइफल। आप इनको याद कर लीजिए, आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप कि अभी फिगर के साथ आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द 14th क्वेश्चन, so the basic weapon used by NCC cadet for firing. So this is the question you all are aware of कि कौन सा वेपन हम लोग यूज़ करते हैं फायरिंग में।
इन एनसीसी और ड्यूरिंग फायरिंग, तो वो कौन सा वेपन है? डेट इज 0.22 राइफल. अगेन 15th क्वेश्चन इज राइफल 7.62 mm इज अ डैश ऑपरेटेड वेपन. तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो आपकी 7.62 राइफल होती है या फिर जिसको आप 7.62 mm SLR डेट इज सेल्फ लोडिंग राइफल भी बोलते हो, वो कौन सा वेपन है? इट इज़ गैस ऑपरेटेड वेपन, वो गैस से ऑपरेट होता है. The 16th question is 7.62 mm SLR is a flat trajectory weapon. तो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन आपका कौन सा होता है? इट इज़ द वेपन विच इज़ रिलेटिवली फ्लैट. ठीक है, रिलेटिवली फ्लैट मतलब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ये आपका ट्रेजेक्ट्री हो गया. तो आपके SLR में क्या होता है, जो ये ट्रेजेक्ट्री इतना बड़ा कर्व बन रहा है, ये कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है. दिस इज योर ट्रेजेक्ट्री कर्व इन SLR. तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन. तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन कौन सा है, तो इट इज़ योर SLR 7.62 SLR. The 17th question is what are the contents of a cleaning box of rifle 7.62 mm SLR. ठीक है, 7.62 राइफल SLR को साफ करने के लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए जो बॉक्स यूज़ होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहले आपका हो गया कॉम्बिनेशन टूल. कॉम्बिनेशन टूल में आपके बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं जिससे आप राइफल को क्लीन करते हो. नेक्स्ट इज़ योर गैस रेगुलेटर की. तो आपने कभी अपने सिलेंडर में देखा होगा घर में, ठीक है, LPG सिलेंडर जो होते हैं उसमें एक रेगुलेटर होता है जिससे आप ऑन ऑफ करते हो. तो ऐसा ही आपका कुछ राइफल में होता है जिससे आप उसको क्लीन करते हो. सो दिस इज़ योर गैस रेगुलेटर की. थर्ड इज स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर से हम सब लोग अवेयर हैं, इससे भी आप राइफल को क्लीन करते हो. तो शायद इससे पार्ट्स को पहले ओपन करते हैं एंड देन क्लीन करते हैं. फोर्थ इज चैम्बर क्लीनिंग ब्रश. तो आपने ब्रश देखा होगा, उसमें आपने अगर कभी घर में क्लीनिंग की है कोई भी ऐसी चीज़ों की जो थोड़े से थिन होते हैं, जिसको नॉर्मली कपड़े से क्लीन करना आसान नहीं होता है या पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें आपने एक ब्रश देखा होगा, ब्रश से क्लीनिंग होती है. उसमें बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं साइड में, तो इसी से आप राइफल को भी क्लीन करते हो. लंबा सा ब्रश होता है, पतला सा, थिन सा, जिससे इजीली आपकी राइफल क्लीन हो जाती है. नेक्स्ट इज चिंदी. चिंदी क्या होता है? तो आपने अगर अपने बैचेस बनवाए हों NCC के, तो आपने उसके पीछे आप बोलते हो कि हमने चिंदी लगाई है. तो चिंदी बेसिकली एक रेड कलर का कपड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा थिन और मुलायम होता है और वो फटता नहीं है इजीली. ठीक है, आप उसको जितना भी खींचोगे या जितना भी प्रेशराइज करोगे वो फटेगा नहीं. तो उससे आप उसको थिन करके उससे आप राइफल की क्लीनिंग करते हो. किसकी? बैरल की. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब. तो मैंने बताया था पहले भी कि ऑयलिंग और ग्रीस से भी हम लोग राइफल को क्लीन करते हैं. So these all are the contents that are used in cleaning box of rifle 7.62 mm SLR. The 18th question is what are the points to be borne in mind while assembling the bolt of 0.22 rifle. आपने राइफल को खोला जोड़ा होगा 0.22 राइफल को, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बोल्ट को जोड़ते वक्त. ठीक है, आपने खोल तो दी राइफल, आपने उसका जो हमारा बोल्ट होता है वो आपने निकाल दिया. ठीक है, उसके बाद जो केस कलेक्टर होता है वो भी आपने साइड में रख दिया. मगर इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप बोल्ट को लगाओगे तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो पहली चीज़, बोल्ट हेड टू बी वेरी टाइट. आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप बोल्ट लगाते हो मगर वो लगता नहीं है. क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो उसका पीछे जो हेड होता है वो लूज़ होता है. तो अगर वो लूज़ होगा तो वो नहीं फिट होगा राइफल में और वो कभी लगेगा भी नहीं, आप जितना भी ट्राई करोगे. तो जब भी आप अपनी राइफल को जोड़ रहे हो थ्रू बोल्ट, तो आपको सबसे पहले जो उसका हेड होता है उसको टाइट करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बोल्ट हेड. देखिए, फिगर से बताती हूँ आपको. दिस इज योर बोल्ट. ठीक है, ये आपका बोल्ट हो गया, सर्कुलर पार्ट. दिस इज योर बोल्ट. तो यहाँ पे आपका एक पोर्शन होता है, उसको आपको टाइटली होल्ड करना है. अगर वो
टाइट नहीं होगा तो आपका बोल्ट कहीं कभी भी नहीं लगेगा प्रॉपरली. नेक्स्ट इज बोल्ट head and guide rib as well as the cocking piece and steel link to be in a line. आपने कभी बोल्ट डाला हो तो ये जो सारे पार्ट्स हैं कौन कौन से, बोल्ट हेड जो हमने अभी टाइट किया था, देन गाइड रिब, देन कॉकिंग पीस एंड स्टील लिंक, ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके. ठीक है, आपने देखा होगा उभरे हुए पार्ट्स होते हैं. एक तो सिंगल लाइन होता है, उसके बाद बोल्ट हेड, कॉकिंग पीस, स्टील लिंक, ये सारे आपके बाहर निकले हुए पार्ट्स होते हैं. तो ये सभी एक लाइन में लाए होने चाहिए. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ द बोल्ट शुड टेली दैट ऑफ द राइफल. D is safety catch should be applied. तो ये सारे आपके कॉमन चीज़ें हैं. अगर आपने राइफल खोली जोड़ी हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि कैसे कैसे आप बोल्ट लगाओगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. द 19th क्वेश्चन इज व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ LMG. LMG स्टैंड फॉर लाइट मशीन गन. कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपकी बुक में, NCC हैंडबुक में क्लियरली ये पार्ट्स दिए हैं. हमने अभी भी पढ़ा था सीक्वेंसिंग में कि कौन कौन से पार्ट हैं. तो सबसे पहला पार्ट हो गया आपका पिस्टन पार्ट, देन बैरल पार्ट, बट पार्ट, बॉडी पार्ट और बाइपॉड पार्ट. बाइपॉड पार्ट मैंने आपको बताया था कि कौन सा पार्ट है, ये सपोर्टिव पार्ट है. आपने LMG देखी होगी या फिर SLR, तो इनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, वो ही हमारा बाइपॉड पार्ट होता है या फिर बाइपॉड ग्रुप होता है. द 20th क्वेश्चन इज डिफाइन अ ग्रुप. तो ग्रुपिंग हम लोगों ने पढ़ ली. हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया कि जब एक ही पर्सन एक ही साइट पे, एक ही गन से, एक ही पोजीशन से, एक ही टारगेट को और 3 से ज़्यादा बुलेट उस टारगेट पे हिट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग. सो दिस इज़ योर ग्रुपिंग. और वेदर कंडीशन भी क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट. द 20th question is write down the type of target generally used by girl cadet. तो this is not only for girl cadet, ये सारे cadets के लिए है कि कौन सी टाइप ऑफ टारगेट यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे पहले आपकी फायरिंग साइट पे जो NCC में यूज़ होता है वो 1 feet into 1 feet का टारगेट यूज़ होता है. एंड सेकेंड इज for grouping 1 feet by 1 feet target with white patch in the center of the bull is used. तो मैंने आपको ये भी बताया है कि आपका टारगेट कैसे होते हैं जब भी आपके CATC में आपको ले जाया जाता है फायरिंग के लिए. तो ऐसा आपका एक स्क्वायर टारगेट होगा, देन आपके ये सर्कुलर उसमें पार्ट्स होंगे. ठीक है, और आपको इसी के अंदर हिट करना है अपनी बुलेट को. तो ये जो होगा ये 1 by 1 का आपका टारगेट होगा. द 22nd क्वेश्चन इज डैश ऑयल इज यूज्ड टू या फिर फॉर लुब्रिकेशन ऑफ 7.62 mm राइफल एट टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सबसे पहले ऑयल का नाम पूछा है. आपकी 7.62 राइफल को लुब्रिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है ऑयल वो कौन सा है, तो वो होता है आपका OX52. ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पर लुब्रिकेट किया जाता है, वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड. The 23rd question is 7.62 mm राइफल इज़ अ बोल्ट एक्शन राइफल. तो सबसे पहले बोल्ट एक्शन राइफल कौन सी होती है, तो वो राइफल जो बोल्ट से ही ऑपरेट हो. ठीक है, बोल्ट आपने देखा होगा, अभी हमने बात करी थी खोलने जोड़ने की, तो उसमें हम लोग बोल्ट निकालते हैं बाहर. तो वो राइफल जो बोल्ट से ऑपरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट एक्शन राइफल. तो हमारी जो 7.62 mm राइफल है वो कौन सी है, बोल्ट एक्शन राइफल. The 24th question is dash is used to adjust the gas regulator in LMG. हमने अभी बात करी थी कि LMG को क्लीन करने के लिए हम लोग गैस रेगुलेटर का भी यूज़ करते हैं. तो क्या यूज़ किया जाता है गैस रेगुलेटर को एडजस्ट करने के लिए LMG में, तो दिस इज़ योर कॉम्बिनेशन टूल. कॉम्बिनेशन टूल की भी हमने बात करी थी. इसमें बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो साथ में होते हैं, एक पर्टिकुलर बॉक्स में होते हैं. तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं to adjust the gas regulator in light machine gun. The 24th question is the weight of magazine alone is. मैगज़ीन का वेट कितना होता है आपका, अगर नॉर्मली जनरली आपसे पूछा जाए किसी भी मैगज़ीन का, कोई राइफल आपको स्पेसिफाई नहीं होगी, तो उस मैगज़ीन का वेट क्या होगा.
सो द वेट ऑफ द मैगजीन इज 9 ओजेड. ओजेड मैंने आपको बताया था, इट स्टैंड फॉर आउंस एंड इट इज़ द वेट मेजरिंग यूनिट. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये आपका वेट मेजरिंग यूनिट है. मैंने आपको एलबीएस भी बताया था. एलबीएस आपका क्या होता है, पाउंड, और आपका ओजेड क्या होता है, डेट इज़ योर आउंस. तो मैगजीन का वेट कितना है, 9 आउंस. डैश टारगेट इज़ यूज फॉर रैपिड फायरिंग और ग्रुप फायरिंग. तो अभी मैंने आपको बताया कि सीएटीसी में या नॉर्मल किसी कैंप में, कंबाइंड ट्रेनिंग कैंप में आपके कौन से टारगेट यूज होते हैं, डेट इज़ 1 फीट बाय 1 फीट के टारगेट. नेक्स्ट इज 27th. इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल इज डैश मीटर. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बात करी एसएलआर की, हम लोगों ने बात करी एलएमजी की, हमने बात करी थी 0.22 मार्क 4 की और 0.22 डीलक्स की. मगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि इंसास की फुल फॉर्म बताइए. तो सबसे पहले इंसास की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इंसास की फुल फॉर्म है क्या. और सेकेंडली आपसे इसमें पूछा गया है कि इफ़ेक्टिव रेंज कितनी होती है इंसास की. तो ये मैं आपको बता देती हूँ, आपकी इफ़ेक्टिव रेंज है इंसास की 400 मीटर. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. द इफ़ेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 इंसास इज़ 400 मीटर. इसके अलावा आपसे वेट भी पूछा जा सकता है, कैलिबर भी पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ राइफल पूछा जा सकता है इंसास का. तो इसमें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपकी एनसीसी हैंडबुक में पूरा दिया हुआ है इंसास का. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है इंसास से, डेट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंसास. नाउ योर 20th क्वेश्चन इज ग्राफिकल मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड्स टू फाइंड एमपीआई. एमपीआई आपका क्या है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. और इसकी हम लोगों ने बात भी करी थी कि इसमें कौन कौन से मेथड आपके यूज़ करे जाते हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ, एक तो आपका ग्राफिकल मेथड है, सेकंड आपका डिपार्चर मेथड है, और थर्ड आपका कैलकुलेशन मेथड है. तो ये तीनों मेथड्स आपको याद रखने हैं. डिपार्चर मेथड मैंने आपको रफली एक ग्राफ के थ्रू बताया था, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, मगर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल आर दी मेथड्स टू फाइंड दी एमपीआई, दैट इज मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. The 29th is the barrel of .22 rifle should be cleaned with. तो अभी हम लोगों ने इसकी बात करी है रिसेंटली, हम लोगों ने 2 बार डिस्कस किया है. एक बार हम लोगों ने एलएमजी में और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने .22 राइफल में इसका डिस्कस किया था कि किस किस से राइफल को क्लीन किया जाता है. तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बैरल को, राइफल की बैरल को किससे क्लीन किया जाता है. The 30th question is the cocking of the LMG is on the right side of the weapon. ठीक है, कॉकिंग मैंने आपको बताया ये बेसिकली हमारा बोल्ट होता है, और ये हमेशा किस साइड होता है, इट इज़ ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द वेपन. The 31st question is misfire is caused on pressing the trigger when the bolt lever is not fully forward. ठीक है, तो मिसफायर हम लोग किसको बोलते हैं, जब आपका बोल्ट का जो लिवर होता है वो पूरी तरीके से आगे की तरफ नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिसफायर. द 32nd क्वेश्चन इज द इनर मोस्ट सर्कल ऑफ द टारगेट इज कॉल्ड मैगपाई. तो मैंने आपको टारगेट बना के दिखाया था. ठीक है, दिस इज योर टारगेट. तो जो आपका इनर मोस्ट सर्कल है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैगपाई. This is your magpie. The 33rd question is 7.62 mm SLR without magazine weight. SLR का वेट बिना मैगजीन के, जब आप उसकी मैगजीन निकाल दोगे उसका वेट कितना होगा, डेट इज़ 4.4 kgs. और अगर आपने इसको LBS या फिर आउंस में याद किया है तो आप उसमें भी इसको लिख सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, पाउंड्स में भी आपको दिया गया है कि 1 पाउंड किसके इक्वल होता है, 0.45 kg. तो अगर आपको 4.4 kg याद है तो आप इजीली इसको पाउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो. The 34th question is the amount of elevation needed to a weapon depends upon the range of target. आप कितना अपने वेपन को एलिवेट करोगे, मतलब कितना उसका एंगल रखोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितनी दूर है.
ठीक है, आपका टारगेट ज़्यादा दूर है, आप अपने वेपन को ज़्यादा एलिवेट करोगे, आपका टारगेट पास में है तो उसको कम एलिवेट करोगे. ये टोटली डिपेंड करता है आपका रेंज ऑफ टारगेट पे. The last question from this topic is the parabolic path traced by a bullet during its flight is called trajectory. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आपकी लाइन ऑफ साइट होती है जहाँ से आप अपने टारगेट पर फोकस करते हो, मगर जो एक्चुअल पाथ होता है आपकी बुलेट का वो आपका पैराबोलिक पाथ होता है. और वही पैराबोलिक पाथ जब एक बुलेट के थ्रू ट्रेवल किया जाता है उसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, डेट इज ट्रेजेक्ट्री. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वेपन ट्रेनिंग. मैंने लगभग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं वेपन ट्रेनिंग चैप्टर से. आप अगर सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी पढ़ोगे और जो भी आपके ये राइफल के चार्ट हैं, स्पेशली योर .22 डीलक्स एंड मैक 4, योर 7.62 SLR एंड LMG, और थोड़ा बहुत अगर इंसस के बारे में भी आप पढ़ोगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ आपके 6 मार्च तक. मैं लगभग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके B सर्टिफिकेट के हैं वो कवर कर दूंगी. सो जस्ट गो थ्रू दी वीडियो थॉरोली. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई बिलीव दैट दीज क्वेश्चन विल help you a lot. They are gonna help you a lot. So this was all about the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe button. Also the bell icon for future notification, because your B certificate as well as C certificate examination are very close and these videos are going to help you a lot. Jai Hind.